हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड टेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सेट नंबर 3 है और इसी सेट के साथ आपका पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण, जिसे सुपरविज़न कहते हैं, का अर्थ होता है। तो पर्यवेक्षण या सुपरविज़न का अर्थ होता है उच्च और दृष्टि। सुपरविज़न शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सुपर तथा विज़न, इसलिए इसका अर्थ होता है उच्च और दृष्टि। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। या कथन दिया, तो या कथन बर्टन द्वारा दिया गया कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है। तो पर्यवेक्षण को एक नियोजित कार्यक्रम के रूप में किसके द्वारा बताया गया? एडम्स एवं डिक्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, एयर महोदय ने वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के 4 आधार माने हैं। तो एयर महोदय के द्वारा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के कितने आधार माने गए हैं? 4 आधार। ये आधार कौन कौन से होते हैं? लचीलापन, नियोजन, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन। तो ये 4 प्रकार के आधार एयर महोदय के द्वारा बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभावी पर्यवेक्षण वह है जिसमें पर्यवेक्षक कर्मचारी अभिमुखी होता है। तो पर्यवेक्षण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? काज, मैकोवी, गुरिन तथा फ्लोर के द्वारा यह परिभाषा दी गई। क्वेश्चन नंबर 6, आर बर्टन तथा बुकर ने पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो आर बर्टन तथा बुकर द्वारा पर्यवेक्षण के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिग्स तथा जस्टमैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत बताए हैं। तो ब्रिग्स तथा जस्टमैन के द्वारा शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत कौन कौन से बताए गए हैं? सहकारिता, लचीलापन, उत्साहवर्धक एवं प्रभावी। तो ये इस प्रकार के सिद्धांत ब्रिग्स एवं जस्टमैन के द्वारा बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेकहम ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत दिए हैं। तो पेकहम द्वारा शैक्षिक पर्यवेक्षण के 10 सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानाध्यापक की भूमिका होती है। तो प्रधानाध्यापक की भूमिका किस रूप में देखने को मिलती है? शिक्षक के रूप में, निरीक्षक के रूप में और अभिभावक के रूप में। तो इस प्रकार प्रधानाध्यापक की भूमिका देखने को मिलती है शिक्षक, निरीक्षक तथा अभिभावक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में कुछ ही व्यक्ति प्रधानाध्यापक से अधिक उच्च कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व रखते हैं। तो प्रधानाध्यापक के विषय में यह कथन किसके द्वारा दिया गया? स्पेंसर के द्वारा। उन्होंने कहा कि विश्व में कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो प्रधानाध्यापक से अधिक उच्च कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व रखते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि यह कथन स्पेंसर द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानाध्यापक का नियोजन कितने स्तरों पर करना चाहिए? तो प्रधानाध्यापक का नियोजन 3 स्तरों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता, दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया? तो वार्ड जी रीडर तथा ब्रे ने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता, दृढ़ता और नेतृत्व पर अधिक बल दिया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानाचार्य किसका नेता होता है? तो प्रधानाचार्य शिक्षक वर्ग तथा समाज का नेता होता है। तो प्रधानाचार्य को शिक्षक वर्ग तथा समाज के नेता के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानाचार्य का प्रतिबिंबित चरित्र किस रूप में होता है? तो प्रधानाचार्य का जो प्रतिबिंबित चरित्र होता है वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानाध्यापक को जहाज के इंजन की संज्ञा दी है। तो पीसी रैन ने प्रधानाध्यापक को जहाज के इंजन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन होते हैं। तो शिक्षा में जो प्रयुक्त संसाधन होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? मानवीय तथा भौतिक। तो मानवीय तथा भौतिक प्रकार के संसाधन शिक्षा में देखने को मिलते हैं। मानवीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे प्रधानाचार्य, अभिभावक, अध्यापक इत्यादि। और भौतिक संसाधन कौन से होते हैं? पुस्तकालय, खेलकूद का मैदान, प्रयोगशाला इत्यादि। तो ये भौतिक संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संसाधनों को बांटा गया है। तो संसाधनों को दृश्य तथा अदृश्य रूप में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रशासन प्रबंध का अंग है। तो प्रशासन प्रबंध का अंग है या किसने कहा था?
E.L. ब्रेच ने। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि प्रशासन प्रबंध का ही एक अंग होता है, इसलिए प्रबंध एक व्यापक शब्द के रूप में देखा जाता है, जबकि प्रशासन का क्षेत्र सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रबंध शब्द शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक व्यापक है। तो प्रबंध शब्द को शिक्षा प्रशासन से अधिक व्यापक बताया है E.F.L. ब्रेच ने। तो इन्होंने ही प्रशासन प्रबंध का अंग बताया है और इनके द्वारा ही यह कहा गया है कि प्रबंध शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक व्यापक है। तो आप याद रख सकते हैं कि ये दोनों कथन एल ब्रेच के द्वारा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 21। प्रबंध, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं इंग्लिश में, अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। तो प्रबंध के बारे में यह विचार सर चार्ल्स रेनॉल्ड द्वारा दिया गया था कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की एक युक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा केंद्रों की स्थापना कब हुई। तो शिक्षा केंद्रों की स्थापना सर्वप्रथम बौद्ध काल में की गई। क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध काल में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं का व्यय कौन वहन करता था। तो बौद्ध काल में जो शिक्षण संस्थान चलते थे उनका व्यय किसके द्वारा किया जाता था। राजा या नवाब जो भी होते थे उनके द्वारा इनके खर्च का वहन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24। शैक्षिक विकास का पुनर्विलोकन कौन करता है। तो शैक्षिक विकास का पुनर्विलोकन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। स्कूल योजना के निर्माण में 7 पदों को आवश्यक माना है। तो इलियट व मोसियार ने स्कूल योजना के निर्माण में 7 पदों को आवश्यक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत दिया गया। तो नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत होमन्स के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27। विद्यालय योजना का क्षेत्र है। तो विद्यालय योजना का क्षेत्र कैसा होता है, भौतिक व शैक्षिक। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि विद्यालय योजना के क्षेत्र भौतिक व शैक्षिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानाचार्य अधिक से अधिक कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो प्रधानाचार्य अधिक से अधिक 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व माना गया है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का तत्व प्रमापों का निर्धारण को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30। नियंत्रण प्रक्रिया के 3 स्तर बताए हैं। तो नियंत्रण प्रक्रिया के 3 स्तर जेम्स एल पियर्स द्वारा, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे, उनके द्वारा बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। शैक्षिक परिवेक्षण के प्रकार बताए हैं। तो शैक्षिक परिवेक्षण के प्रकार होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से, आधिकारिक, रचनात्मक, वैज्ञानिक, संकेतात्मक और नेतृत्व। तो ये 5 प्रकार के शैक्षिक परिवेक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। परिवेक्षण वह सेवा है जो मुख्यतः उन्नति तथा निर्देश से संबंधित है। तो परिवेक्षण की यह परिभाषा एडम्स डिक्की के द्वारा दी गई कि परिवेक्षण वह सेवा है जो मुख्यतः उन्नति तथा निर्देश से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 33। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र होता है। तो शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है और शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र कैसा होता है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा गया है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य होते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये कार्य कौन कौन से होते हैं, नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय और मूल्यांकन। तो ये 6 प्रकार के कार्य शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्रबंधन शब्द शिक्षा प्रशासन से कहीं अधिक व्यापक है। तो यह कथन F.L. ब्रेच या जिन्हें E.F.L. ब्रेच कहते हैं उनके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। तो यह कथन भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि 1964 से 1966 के बीच बना था, उनके द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया था कि भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38। स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। यह ग्रीक शब्द कौन सा है, स्कूल। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि यह ग्रीक वर्ड कौन सा है, स्कूल, और जिसका अर्थ क्या होता है, अवकाश। तो आप याद रख सकते हैं कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कूल से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षा संस्था में जो प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं वह प्रधानाचार्य, कर्मचारी, अभिभावक, अध्यापक इत्यादि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। विद्यालय प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से संसाधन प्रयुक्त होते हैं? मानवीय, भौतिक प्रकार के संसाधन विद्यालय प्रबंधन में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत स्कूल भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विद्यालय का मस्तिष्क होता है। तो विद्यालय के मस्तिष्क के रूप में प्रधानाचार्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। तो विद्यालय के नाड़ी संस्थान के रूप में अध्यापक को जाना जाता है। और विद्यालय का हृदय है। तो विद्यालय के हृदय के रूप में पुस्तकालय को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्रगतिशील शिक्षण या जिसे आधुनिक शिक्षण कहते हैं में किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षण में डाल्टन योजना, ह्यूरिस्टिक प्रणाली आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। और प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग भी प्रगतिशील शिक्षण विधियों के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में पुस्तकालय को जाना जाता है। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। मूक अध्यापक के रूप में जाना जाता है। तो पुस्तकालय को ही मूक अध्यापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा दी गई। तो प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूवी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। जॉन ड्यूवी के द्वारा ही करके सीखने का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। डाल्टन योजना शुरू की गई। तो डाल्टन योजना हेलेन पार्खस्ट के द्वारा शुरू की गई थी। आप इसे याद रख सकते हैं कि डाल्टन योजना हेलेन पार्खस्ट के द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 49। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक के रूप में आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। प्रबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो संगठन में व्यक्तियों से कार्य लेना। तो संगठन में व्यक्तियों से कार्य लेना ही प्रबंधन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 52। प्रबंधन प्रक्रिया है। तो प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? या एक जटिल एवं व्यापक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण शामिल होते हैं। तो प्रबंधन की यह परिभाषा जॉर्ज और टेरी के द्वारा दी गई थी। तो जॉर्ज और टेरी के द्वारा प्रबंधन की परिभाषा यह दी गई कि प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। प्रबंधकों के स्तर होते हैं। प्रबंधकों के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? शीर्ष स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो ये 3 प्रकार के स्तर प्रबंधकों के देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। शिक्षा प्रबंधन के उपागम होते हैं। तो शिक्षा प्रबंधन के मुख्यतः 5 उपागम देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। प्रबंधन शैली होती है। तो प्रबंधन शैली मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 निरंकुश शैली, नंबर 2 लोकतांत्रिक शैली, नंबर 3 पैतृक शैली और नंबर 4 अहस्तक्षेप शैली। तो ये 4 प्रकार की शैली प्रबंधन शैली के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 57। शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई है। तो शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई के रूप में कक्षा कक्ष को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। कक्षा का नेता होता है। तो कक्षा का नेता अध्यापक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। कक्षा कक्ष के घटक होते हैं। तो कक्षा कक्ष के मुख्यतः 3 घटक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अध्यापक, छात्र और मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य आदि मध्यस्थ चर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। कक्षा कक्ष प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका होती है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका किस रूप में देखने को मिलती है? तो अध्यापक की भूमिका अध्यापक के रूप में तो होती ही है,
साथ में एक प्रबंधक के रूप में, नेता के रूप में, दार्शनिक के रूप में और निर्देशक के रूप में अध्यापक की भूमिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। जब कोई व्यक्ति क्रिया के उपलब्ध विकल्पों में से ही किसी का चयन करने में असमर्थ होता है तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? अंतर्द्वंद या जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में असमर्थ होता है तो इस प्रकार की क्रिया को अंतर्द्वंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अंतर्द्वंद के प्रकार हैं, तो अंतर्द्वंद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कार्य अंतर्द्वंद, संबंधात्मक अंतर्द्वंद और नंबर 3 प्रक्रिया अंतर्द्वंद। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं अपितु चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। तो प्राचार्य या प्रधानाध्यापक के बारे में यह कथन वीसी झा के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 64। प्रधानाध्यापक के प्रशासकीय गुण होते हैं, तो प्रधानाध्यापक के मुख्यतः 2 प्रशासकीय गुण होते हैं। नंबर 1 कुशल प्रशासक के रूप में और नंबर 2 कुशल संगठनकर्ता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 65। कक्षा प्रबंधन के आयाम होते हैं, तो कक्षा प्रबंधन के मुख्यतः 4 आयाम देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन और इसी के साथ आपका पेपर 3 कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।